सुबह से ही हम मेहराय मलिक को लेकर लगातार अपडेट दे रहे हैं और हमारे साथ आज मेहराय मलिक पर खास चर्चा करने के लिए अवैध चौधरी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर भी है और सोशल एक्टिविस्ट भी है। और जानेंगे खास तौर पर कि जिस तरीके से एक बार फिर से जो आज 18 तारीख को सुनवाई होनी थी, अब ये अगली तारीख जो 27 को पहुंच चुकी है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेहराय मलिक के वकीलों की, तो आज काफी विश्वास उनकी बातों में नजर आ रहा था। और जिस तरीके से वो कह रहे थे कि हमारी तरफ से तो आज एक किस्म का कंक्लूजन हो चुका है, अब 27 तारीख को देखना है कि विपक्षी जो वकील हैं वो किस तरीके से अपना पक्ष रखते हैं। और ऐसा लग रहा था कि आज मेहराय मलिक के जो वकील की टीम थी, उनका बातों से ऐसा लग रहा था कि जल्द चीजें जो हैं वो मेहराय मलिक के समर्थकों को खुशखबरी मिल सकती है। अब 27 तारीख को क्या होगा, कैसा होगा, उसके बाद क्या चीजें होंगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। चौधरी साहब, किस तरह देखते हो मेहराय मलिक को लेकर, जहां पर छोटे बच्चे से लेकर अवाम में कई ऐसे लोग हैं जो उन्हें काफी पसंद करते हैं। एक बार फिर से 18 तारीख को सुनवाई होनी थी, अब ये 27 तारीख तक पहुंच चुकी है। क्या लगता है कि धीरे धीरे वो समय आ रहा है कि मेहराय मलिक जो है जल्दी रिहा होकर वापस आएंगे? देखिए, डेफिनेटली वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है और वो वक्त आना भी तय है। आना तय इसलिए है क्योंकि ये जो शख्स है बेकसूर है। ये शख्स जो है एक जमहूरी तौर पे चुना हुआ नुमाइंदा है। लाखों लोग जो हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिनको ये रिप्रेजेंट करता है। पिछली बार भी असेंबली में जो है इनका वहां पे होना बहुत ज़रूरी था, नहीं हुआ। वो सिर्फ इसके हकूक के साथ खिलवाड़ नहीं था, वो पूरी डोडा ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ खिलवाड़ था, इनफैक्ट पूरे जम्मू कश्मीर के साथ खिलवाड़ था। क्योंकि महराज जब से इलेक्शन जीते थे तब से वो ऑन टोज थे और तब से वो लगातार जो है अवाम की बात कर रहे थे। इस 1.5 करोड़ की जनता को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूंसी के जो पर्टिकुलर काम है, जो उनके जो मामले हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के, रोड्स के हुए या बाकी सब चीजें हुई, उन पे उनकी खास रही। लेकिन जनरली उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात की, जनरली उन्होंने जो है इलाकों की बात की, जनरली उसने स्पोर्ट्स की बात की। हर चीज को जो है उन्होंने बहुत बारीकी से पेश किया असेंबली में जाकर। और वो उनका जो उस तरह का एटीट्यूड रहा है, जिस तरह से वो लोगों को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, तो उम्मीद तो डेफिनेटली बनती है। लेकिन जब इस तरह की हेयरिंग्स के मामले हमने देखे और अब आज फिर जो है प्रोसीजरल है, बहरहाल हम ये भी समझते हैं कि प्रोसीजरल है। आज जो है हमारे पक्ष का जो है डिफेंस का जो है वो अपना आर्ग्यूमेंट खत्म हुआ। अब जो है स्टेट का आर्ग्यूमेंट जो है वो बाकी है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि कहीं ना कहीं महसूस होता है कि एक मशीनरी है जो शायद इन्फ्लुएंस करती है चीजों को। लेकिन चौधरी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से आज मैंने एडवोकेट जो है अप्पू सिंह सलाथिया जी से बात की, जो कि स्पोक्स पर्सन भी आम आदमी पार्टी की, तो उनकी बातों में आज एक अलग सी जो है विश्वास और एक अलग सी हल्की सी कहते हैं कि जिसे जीत की खुशी नजर आ रही थी। हालांकि कुछ भी कहना पहले बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होगा, कानूनी कार्रवाई है, इसमें समय लगता है। ऑनरेबल जो कोर्ट है वो अपने हिसाब से जो है अगली हियरिंग के समय देता है। और मेहराय मलिक एक छोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग जो है इनके इस मुद्दे को लेकर खुल के चर्चाओं में बोले हैं, चाहे वो नेशनल डिबेट्स हो। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज जो फिर राहुल पंत जी की जो जो कि इस केस को देख रहे हैं, उनकी टीम है, उनमें जो आज विश्वास नजर आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो तारीख दूर नहीं जिसका इंतजार बाकी लोग कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हम लोग बहुत होपफुल हैं क्योंकि हमारे काबिल वुकला की टीम है, एक अच्छे वुकला हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस चीज को जो है, जिस चीज पे वो लड़ रहे हैं, वो जायज चीज है। वो जिस तरह से लगाया गया है पीए से, वो गैर कानूनी, गैर अखलाकी रहा है। वो एक नुमाइंदे को किसी के साथ बदतमीजी करने पर या किसी सोशल मीडिया पे किसी को गाली गलौज करने पे जो है लास्ट नेल इन द कॉफिन वही बताया जा रहा है। क्योंकि उससे पहले जो डोजियर की बात होती है, जो डोजियर में एफआईआर की बात आती है, वो एफआईआर पब्लिक की लड़ाई है, पब्लिक की आवाज उठाने के लिए है। हमने देखा हमारे इलाकों में पर्टिकुलरली, अगर आप देखेंगे, अगर आप चनाब वैली की तरफ जाएंगे तो जहां का मैं रहने वाला हूँ, इस इलाके में ये बड़ा चलन है कि अगर कोई भी आदमी जो है किसी की बात करता है, किसी के हकूक की बात करता है, और कभी उसका लहजा थोड़ा तल्ख हो जाता है, कभी जोर में चिल्ला के बात कर देता है कि भाई तुम किसी गरीब के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो, क्यों किसी गरीब के साथ उसका राशन कार्ड नहीं बना रहे, क्यों उसको जो है पीएमएवाई का मकान नहीं दे रहे, क्यों उसकी जो है नरेगा का मटेरियल नहीं दे रहे, क्यों, यही लड़ाइयां है ना, लोगों के ये ही लोगों की लड़ाइयां। तो उसमें जो एफआईआर है तो वो तो यही है। तो डोजियर तो जो है भाई साहब, वो तो पहले से जो है, आप किसी उसको बुनियाद बना ही नहीं सकते पीएसए के लिए। पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट वो लोग होते हैं जो भाई साहब आतंकी होते हैं, इंटी नेशनल्स होते हैं, या कोई दंगाई होते हैं, फसादी होते हैं। लेकिन आज के दौर में ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ऐसी सरकार हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, जो लोग उनको एनकरेज करते हैं, जो लोग पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट हैं,
जो हिंदू मुस्लिम फसाद फैलाने वालों को जो है इनकरेज करते हैं, उनको जो है सपोर्ट करते हैं, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार हो। उनके दोनों के स्टेटमेंट से, उनके दोनों की जो है वो चलन से ये बू आती है कि भैया ये फसाद फैलाने वाले लोग हैं, ये नहीं चाहते। जो साहब, एक हाल ही में एक मसला बहुत गरमाया हुआ है जम्मू कश्मीर की फुटबॉल खिलाड़ियों को लेकर, जहां पर संतोष ट्रॉफी को लेकर भी सामने चीजें ये आई है कि 74 बच्चे जो है शॉर्टलिस्ट हुए थे जम्मू से, और 24 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे कश्मीर से। लेकिन जब जम्मू कश्मीर नाम पूरा आता है तो इट मीन्स खिलाड़ी जम्मू कश्मीर दोनों होने चाहिए। लेकिन हुआ ऐसे कि सिर्फ और सिर्फ जो 24 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे कश्मीर के, उन्हीं से 20 खिलाड़ी जो है वो संतोष ट्रॉफी खेलने के लिए जाते हैं, और 74 बच्चे जो शॉर्टलिस्ट जम्मू से हुए थे इसमें एक भी नहीं जाता। हालांकि इस चीज को लेकर अभी जो ऑनरेबल कैबिनेट जो हमारे सतीश शर्मा जी है, उन्होंने इंक्वायरी बिठाई है, 7-8 बंदों की वहां पर एक टीम गठित की है। क्या लगता है कि इससे पहले अगर श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी की सीटों का मामला था, इन सब मुद्दों पे पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि हम सवाल पूछे तो पूछे किससे? जब सवाल पूछे जाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है भाजपा का कसूर है, भाजपा कहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कसूर है, बड़े पतले तरीके से वो निकल कर बाहर आ जाते हैं, आम पब्लिक फिर हरास की हरासी है। देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं तो कहता हूं कि जो एसएमवीडी में जो हुआ, या आपका जो ये फुटबॉल का जो मामला है, देखिए इसको, इन बच्चों को सिलेक्ट करने वाले या भेजने वाले, इनको प्लेसमेंट देने वाले कौन है? कौन है इन लोगों को? सरकार। सरकार है, बिल्कुल। सरकार इनको प्लेसमेंट देने वाली है। सरकार किसकी है? उमर साहब की। उमर साहब की यहाँ पर सरकार है। मतलब चलें, वो आधी सरकार उमर साहब की, तो आधी हम कहते हैं कि एलजी साहब की, जैसे वो कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। और दिल्ली में बैठी जो सरकार है, जो अंडर ग्रेजुएट के जो आपके कोर्सेज हैं, यूजीसी के जो वगैरह कोर्सेज हैं, उन सब नॉर्म्स को सेट करने वाले कौन है, उनको प्लेसमेंट देने वाले कौन है? सरकार ही है ना। सरकार ही है। सरकार ही पहले मुद्दे पैदा करती है। सरकार खुद ये मुद्दे पैदा करती है ताकि सरकार को मौका मिल जाए कि भाई साहब वो भाग सके अपनी असली जिम्मेदारी से। इसी में आने वाला था, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें जहां पर बतौर एमएलए खुद उमर अब्दुल्ला साहब, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बतौर एमएलए जीते हैं, एक साल के गैप के अंदर ऐसा क्या हो गया बड़गाम में कि पब्लिक ने नकार दिया, पीडीपी वहां पर जीती, और कल जम्मू में पीडीपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपका एक फेलो जर्नलिस्ट है अरफाज डैंग, जिसकी मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। बिल्कुल। अरफाज डैंग का मकान जो है डिमोलिश हुआ, लेकिन कोई सरकार जो है जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। बिल्कुल, एनसी कहती है कि हमने नहीं किया, बीजेपी कहती है वो कहते हैं हमने नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? कोई मतलब चाइना से आकर डिमोलिश करके गया क्या? या किसी कोई और बाहर की एजेंसी से, जिसका बारे में आपको भी पता नहीं है कि भाई वो बाहर से आया, तोड़ के चला भी, कोई जेसीबी लेकर बाहर से जो है बॉर्डर क्रॉस करके आया और उसने जो है आपका जो है वो डोजर लगा के उसका वो घर गिरा दिया। इतना तो सच बोलने की हिम्मत रखो कि भाई हमारा डिपार्टमेंट था, हमने तोड़ा है। अगर आप कहते हैं कि इलीगल है तो बोलो तोड़ा है, हमने तोड़ा है, हम इलीगल तोड़ेंगे, हम इलीगल नहीं बनने देंगे। लेकिन वो भी ये चीज जो है नहीं करते, इसलिए क्योंकि ये आवाम को जो है हमेशा वो उसमें रखना चाहते हैं, एक कंफ्यूजन में, एक केओस में। और मैं ये कहता हूं कि अगर आपने एसएमवीडी की बात की, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मुद्दे बनाने में बना सकता है आदमी, लेकिन बनाते नहीं। अभी हाल ही में मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है कि कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट हुई, उसमें 67% लोग जो है जम्मू से थे और 33% के आसपास कश्मीर से बिल्कुल कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट में। अब इसको भी मुद्दा बनाया जा सकता था, लेकिन भाई साहब वो उन चीजों को मुद्दा नहीं बनाते जिससे उनकी इंटरेस्ट बेनिफिट नहीं होती, जिसको वो बेनिफिट नहीं होती। देखो, उस पर भी कहा जा सकता है, उस पर भी बात की जा सकती है, पर मैं नहीं समझता कि जम्मू कश्मीर है ये, इट इज नॉट, ये एक है। हमें जम्मू कश्मीर की एकता के लिए काम करना चाहिए, हमें जम्मू कश्मीर को एक साथ मिलकर चलना चाहिए। हमें जम्मू को बांटकर और कश्मीर को बांटकर कुछ हासिल नहीं होना। इन्होंने हमें जम्मू और कश्मीर में बांटकर जो है हमसे जो बेसिक राइट्स हैं, हमारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उन चीजों को छीना है इन लोगों ने। साहब, आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कल पीडीपी की बात करें, पीडीपी अपने कार्यालय जो जम्मू में है उन्होंने प्रदर्शन किया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने वाले भी कुछ वोटर्स नाराज हैं, पीडीपी भी नाराज नजर आ रही है। वो कह रही है उमर साहब ने सरकार बनाने से पहले लोगों को कहा था हम आपको 12 सिलेंडर देंगे, कहाँ है? हम आपको 200 बिजली यूनिट फ्री देंगे, कहाँ है? आपको हम नौकरियां देंगे, कहाँ है? कहने का तात्पर्य ये है कि यही उमर अब्दुल्ला जी हैं जो वोट लेने से पहले, सीएम बनने से पहले उन्होंने कहा बिजली मुफ्त देंगे, स्मार्ट मीटर को उखाड़ के फेंकेंगे। सीएम साहब बनते हैं, कहते हैं भाई स्मार्ट मीटर के बिना गुजारा ही नहीं है, बिजली चोरी कैसे रोकेंगे? तो आपको लगता है ये कथनी और करनी और बयानबाजी लोग समझ चुके हैं और समझते हैं कि कौन सियासतदान किस तरह सियासत खेल रहे हैं? इस देश में अब
सरकारी लोगों को, सरकारों को, नेताओं को जुमलेबाजी की आदत हो गई है इस देश में। उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया है जनता को, और जनता को ये समझ बैठा है ये तो मूर्ख है, ये तो बेवकूफ है, क्या फर्क पड़ता है, हम बोल देंगे इसको झूठा पे तेरे को ताजमहल बना के दे देंगे, ये इतना भी बोल देंगे हम तेरे को ताजमहल बना के दे देंगे। बाकी इलेक्शन के बाद शौचालय बनाने की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम ताजमहल की बात करते हो। इन लोगों ने हम लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लिया, और कहीं ना कहीं कसूर हम लोगों का भी, कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की है। आज मैं देख रहा था हमारे इलाके में पिछले दिनों एक बड़ी पीडीपी की, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बड़ी बड़ी एक रैली सी हुई, कोई प्रोग्राम था, प्रोटेस्ट किया उन्होंने स्मार्ट मीटर्स के लिए। लोग उनके प्रोटेस्ट में गए, जलसे में शामिल थे, बट मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुमने इनको पिछले देखा है कि इन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम्हें इतना, तुम भूल कैसे सकते हो? लोगों को अपनी याददाश्त को तेज रखना है, लोगों ने आंख खोल के देखना है, रैशनल होना है, चीजों के पीछे के रीजंस, उनके तर्क तलाश करने हैं। सुनिए, पीडीपी और बीजेपी का था तब चीजें सही थी। आज अनऑफिशियल गठबंधन है जनाब, अनऑफिशियली गठबंधन है। उमर साहब को परवाह सिर्फ ये है कि मेरी गाड़ी जो है, मेरा काफिला जो है स्क्वाड के साथ बरकरार रहना चाहिए। अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो एलजी साहब शाम को फोन करके मेरा काफिला हटवा देगा। तो आज भी गठबंधन है, अनऑफिशियल है। हाँ, प्यार कुर्सी से, बिल्कुल, ये लोग कुर्सी के लिए, हमने देखा ना, इन लोगों को कैसे अंदाजा होगा? उमर अब्दुल्ला को क्या पता, उमर अब्दुल्ला को क्या अंदाजा भाई साहब? एक गरीब आदमी जो है बिजली जब जलाता है, उसके बाद जब 5,000 रुपए का बिल देता है, जो उसकी पूरी कमाई है, और उसके बाद अगर वो नहीं दे पाता है और उसकी बिजली जब काट दी जाती है, उसको कैसा महसूस होता होगा? कहा कि मेरी आंटी जी के घर पे भी लगा है स्मार्ट। की आंटी को वो नहीं चुकाएगा तो अपनी अपनी जो है 4-5 लाख की तनख्वाह में से वही चुका देगा, लेकिन जो गरीब आदमी है भाई, वो कौन चुकाएगा? 5,000 उसकी कमाई है, 6,000। आपने रोजगार को जो है आपने बड़ा बड़ा मोनोपोली एक मार्केट में क्रिएट कर दी है। देश में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मोनोपोली क्रिएट हो गई है। आपका जो है राशन का जो पूरा तंत्र मंत्र है, रिटेल जो है भाई साहब, वो एक अंबानी या अडानी वालों ने संभाल रखा है। मार्ट, फला मार्ट, फिस्ता मार्ट, आपकी हर फील्ड में जो है मोनोपोली हो रही है। ऑनलाइन जो बड़े बड़े जायंट्स हैं या अमेजोन है या जो बाकी फ्लिपकार्ट्स हैं, उन्होंने छोटे मोटे दुकानदारों की रोजी खा ली है, वो लोग उनको जो है खोखला कर दिया है। और उसके बाद जो है आप उन खोखले लोगों से 5-5 हजार रुपए के बिल जो है मांगते हो। आप कहते हो कि 5,000 बिजली का भरे, 3,000 पानी का भरे, और उसके बाद अपनी जिस्म के हिस्सों को किडनी बेच के भी जो है भाई साहब उनकी जो है वो कीमतें चुकाए। आप टैक्स इंपोजिशन कर रहे हो हर जगह। हमारे इलाकों में जाओ, मीटर्स की आप बात करते हो जो आप इंस्टॉल कर रहे हो, हम लोगों के पास सड़कें नहीं है, तुम मीटर्स की बात कर रहे हो। और लॉलेसनेस की इंतहा है कि मेरे इलाके में पिछले दिनों क्या हुआ कि कुछ लोगों ने बाहर निकल के बोला कि भाई सर्दी का मौसम है और हमारा ये गांव है, बहुत गरीब लोग हैं, हम लोगों को जो है मीटर आपने लगाना है, लेकिन लगाओ कितनी देर के बाद? कोई 2 महीने के बाद, जब लास्ट में लगाओ, जब बाकियों को लगाओगे, शहरों में लगाओगे। इतनी उन्होंने की। आप यकीन मानेंगे 6 घंटे तक उनकी बिजली काटी गई और 6 घंटे तक उनको पनिश किया। कलेक्टिव पनिशमेंट, डिक्टेटरशिप की इंतहा है। पूरे गांव की बिजली काटी गई। मैंने उनसे उठाएगा, उसकी आवाज दबाई जाएगी। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपके अगर आपने प्रोटेस्ट वालों को सजा देना था, आप कानूनी कार्रवाई करते, एफआईआर रजिस्टर करते, केस करते, 10 लोग आइडेंटिफाई करते उनको। उस गांव में बच्चे भी थे, उस गांव में बूढ़े भी थे, उस गांव में और भी लोग थे जो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थे, उस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थे। लेकिन इस तंत्र मंत्र को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ने इस तंत्र मंत्र में उसके बारे में बात नहीं की। यहाँ अगर है तो बस यही है भैया, जम्मू वर्सेस कश्मीर, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, बस इसी तरह का तामझाम। असेंबलियों की बात की जाती है, जब असेंबली में जाकर डिस्कशंस होती हैं, तब भी इनके पास क्या वही मुद्दा रह गया, स्टेटहुड की मांग, 370 क्यों हटा? कभी आप डेली वेजेस की बात क्यों नहीं करते? कभी आप एसपीओस की बात क्यों नहीं करते? आप आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात क्यों नहीं करते? आप बेरोजगार यूथ की बात क्यों नहीं करते? आप पब्लिक के मुद्दों के, बिजली पानी की बात क्यों नहीं करते? स्टेटहुड की ही करिए, मैं तो कहता हूँ आप स्टेटहुड की ही करिए, लेकिन आपको जब मालूम है कि आपको कोई सुन नहीं रहा तो सड़कों पे आइए ना, निकलिए ना। आपके पास तो इतना वोट बैंक है, इतने बड़े आपके कैडर बने हैं, आपके इतनी छोड़ना भी नहीं चाहते, रोड पे छोड़ के हीटर वाला कमरा छोड़ना नहीं है भाई साहब सर्दी में, और एसी वाला कमरा जो है वो गर्मी में छोड़ना नहीं है। और वहां से जो है भाई साहब ये है कि वहीं से जो है लोगों को ये टसवे बहाते हुए जो है उनके साथ मजाक करना है, उसको जो है उनको कहानियां सुनानी है, और फिर लोगों को जो है बोलना है डाइवर्ट हो जाओ जी एसएमवीडी के मसले पर, फुटबॉलर्स के मसले पर। भाई साहब आप सिर्फ बताओ, सीरियसली बताओ कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त क्या है? मैं ये समझता हूं कि स्मार्ट मीटरिंग जो हो रही है वो सबसे बड़ा इशू है, और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात कि उसको पुश कौन दे रहा है? यही सरकार जो कहती थी उखाड़ के फेंको भैया स्मार्ट मीटर। आप रोजगार प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, उल्टा महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, टैक्स पे टैक्स वसूली करते जा रहे हो। उस तरफ ध्यान नहीं है कि इंसान की आमदनी जनाब 1 रुपया है, 1 रुपया अगर आमदन है तो वो 10 रुपए खर्चने की कैसी हैसियत रखेगा?
आपके पास तो होंगे बैंक में पैसे हजारों लाखों रुपए, लेकिन एक आम आदमी जो दिहाड़ीदार है उसके बारे में, उसकी स्कूल की शिक्षा के बारे में, बच्चों की शिक्षा, उसकी खुद की मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में, कि वो बीमार होता है तो कैसे करेगा। आज एक महीना ऐसे ऐसे गुजर जाता है, महीने पे कोई किराए पे रहता है, उसको कैसे देना है। हॉस्पिटल्स की आप हालत देखेंगे, हॉस्पिटल्स की आप पोजीशन देखेंगे, आप अपने यहीं देख लीजिए। मुझे तो आपको दूर ले जाने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको डोडा या भदरवा या किश्तवाड़ ले जाऊं या रामबन ले जाऊं। आप जाके जीएमसी में दीजिए, पहले तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री क्यों नहीं मिलेगी? वजह क्या है? क्योंकि अंदर इतनी खस्ता हालत है, सालों साल से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें कोई आपका चेंजेस नहीं है। एक एक बेड पे तीन तीन पेशेंट डाल रखा है आपने। तो हवाला दिया था कि लोड बढ़ा है, बहुत लोड पड़ रहा है। अरे आप इससे डरते हो कि आप एक्सपोज हो जाओगे, आप नंगे हो जाओगे, आपका पता चल जाएगा कि भैया आपने जो है ये तबेले खोल रखे हैं, अस्पताल नहीं है। इसलिए आप लोगों को अंदर नहीं जाने देता। हमारे इलाकों के तो छोड़िए, मौतें होती हैं जो है केयरलेस एटीट्यूड की वजह से, डॉक्टर की एब्सेंस की वजह से, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन मैं हैरान हूं, परेशान हूं। एक मौत किसी की नॉर्मल चीज है क्या? एक 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 हेल्दी मदर का मरना आप क्या समझते हैं? बहुत नॉर्मल है। मतलब हमें पता है ना, हम लोग इस सोसाइटी में बैठते हैं, लेकिन जब एक हेल्दी मदर की मौत होती है, उसके बच्चे की मौत होती है इस वजह से कि उसकी ब्लीडिंग जो है, 3 अस्पताल नहीं रोक पाते हैं। 3 अस्पताल उसकी ब्लीडिंग, और दूसरे अस्पताल में जब वो जाती है वहां पे 2 घंटे तक अस्पताल वालों को ये नहीं पता चलता है कि इसकी ब्लीडिंग हो रही होती है। 2 घंटे तक अस्पताल को यह नहीं पता चलता है, और 2 घंटे के बाद जब अस्पताल वाले देखते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है, बोलते हैं यार ब्लड का अरेंज करो। और फिर ब्लड का अरेंज करने के लिए फैमिली को प्रेशराइज करती है। फैमिली बोलती है जितना था हमने दे दिया, हम कहां से लाए। और 2 दिन उसकी जो है मौत के बाद फैमिली को फोन किया जाता है, कहा जाता है कि भाई वो तुमने कहा था ना कि तुम खून दोगे, हमने दिया था ना तुम्हें, वो खून देने आ जाओ। बच्चा बच्चा मर जाता है, 3-3.5 kg का हेल्दी बच्चा मर जाता है। उसकी माँ 22-23 साल की मर जाती है, और 2 दिन बाद ये जो है, और इनकी लापरवाही की वजह से, और यही लोग 2 दिन बाद कहते हैं कि भाई यार ब्लड देने वापस दे दो ब्लड। और उस पे सकीना इत्तू खामोश, उस पे एलजी खामोश, उस पे। और ये उसके बाद कहते हैं कि भाई साहब ये सरकार में जो है ये रिफॉर्म्स लाएंगे, ये लोग जो है ये बदलेंगे। इन्होंने इन्होंने लूटा है, हमें दशकों से लूटा है। मैं ये समझता हूं इन्होंने दशकों से हमें लूटा है। ये लूट खसूट करने के लिए बैठे हैं, अपने घर भरने के लिए। इनके बच्चे कहाँ हैं? आप सिर्फ सेपरेटिस्ट के बच्चों के पीछे, चलो ठीक है मानते हैं, वो उन्होंने सेपरेटिस्ट ने, वो तो है ही बागी, वो तो है ही, उन्होंने किया ही बर्बाद जम्मू कश्मीर को। लेकिन आप जरा ये भी तो पूछो कि इन एमएलए की, इन एमपीज के बच्चे कहाँ हैं? आप इनसे पूछो इन सीएम के बच्चे कहाँ हैं, इनकी तनख्वाहें कहाँ हैं, इनके इतने बड़े जो है, इनकी जमीनें कहाँ से आई, इनके पास जो ये जायदादें कहाँ से आई? इसकी तनख्वाहें बढ़ गई, डबल हो गई, लेकिन गुंडे कैसे बन गए? उसके बाद चलो ठीक है, आप ये सब तामझाम के बाद भी आप दावे करते हो कि आप जो है नए कल को नया जम्मू कश्मीर बनाओगे, तो पता नहीं है वो नया जम्मू कश्मीर कैसे बनने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने कहा ना कि चौधरी वैद साहब ना डंके की चोट पर बात करते हैं और बिल्कुल क्लियर बात करते हैं। आम पब्लिक इतनी हरास है ना कि वो ढूंढती है उन लोगों की कि हम हर बार बेवकूफ बन जाते हैं आपके झूठे इन वादों से। और आप वादे तब तक करते हो जब तक आप कुर्सी पे नहीं बैठते, और जब कुर्सी बैठ जाते हो तब आप भूल जाते हो कि मैंने क्या वादे करके जो है वो वोट लोगों से लिए थे। ये वही उमर साहब थे जिन्होंने अपनी टोपी उतार के कहा था मुझे इस बार जिता दीजिए। पब्लिक ने जिताया, और फिर 1 साल के अंदर अंदर बडगाम की सीट पर ही हरा दिया। तो कहने का मतलब वहां पर पीडीपी जो है वहां पर अपनी सीट निकाल पाई। तो कहने का मतलब ये है कि आज का वोटर बहुत समझदार है। आप बिजली पानी दे ना सके, वो कहते हैं ना वो सरकार निकम्मी है, बहुत सारे नारे सुने होंगे। अरे आप अपनी मूलभूत सुविधाएं जो आम पब्लिक को चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, वही पूरा कर दीजिए। इससे बड़ा कोई पब्लिक आपसे मांगती नहीं है। और वो वादे मत कीजिए स्मार्ट मीटर फेंक देंगे उखाड़ कर, जो आपके बस के नहीं है। और जब आप यहाँ पर आते हो तो आपका वो तरीके, बोलने के तरीके, वादे सब भूल जाते हो, इन्हीं के रंग में रंग जाते हो। एक ने जो बोला वही दूसरा कर रहा है, दूसरे ने जो बोला वही तीसरा कर रहा है। और अगर आपसे सवाल आम पब्लिक पूछती है तो कहते हो एनसी वाले कहते हैं बीजेपी का कसूर, बीजेपी वाले कहते हैं एनसी का कसूर। कसूर उस आम पब्लिक का जिन्होंने आप पे विश्वास किया और आप पर वोट डाले। देखते रहिए फार्मर जम्मू, राहुल खत्री। नमस्कार।